हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 में यूनिट नंबर F की बात करने वाले हैं, जिसमें हमें बात करनी है हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। जिन स्टूडेंट ने सिलेबस देखा होगा उनको पता होगा कि जो हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स में चैप्टर 2 है तो वो यूनिट वाइज में डिवाइड हुआ है। तो आज हम यूनिट F की बात करने वाले हैं, जिसमें हमें बात करनी है हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स हैं हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उसका मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है कि आपको अपने घर पे बैठे डिप्लोमा से रिलेटेड जितनी भी स्टडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी ग्रुप की हेल्प से। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो सिलेबस में हमें बात करनी है डेफिनेशन की, इटियोपैथोजेनेसिस की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करनी है, उन डिजीज की जो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। ठीक है, इसमें मेनली हमारी जो दो डिजीज मेन रहेगी, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और सेकंड हमारा रहेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो जितना भी आपको यहाँ पे दिखा है इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो हम इन दो पर्टिकुलर डिजीज पे बात करने वाले हैं। एक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और सेकंड हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर नेम से डिफाइन हो रहा है। हिमेटो का मतलब होता है ब्लड से रिलेटेड डिजीज या फिर कोई डिसऑर्डर। ठीक है, तो अगर हम इसको की बात कर रहे हैं हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की, तो हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए ब्लड की, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि डिसऑर्डर है, कोई डिजीज क्रिएट हुई है। जैसे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी पैथोलॉजी की, तो पैथोलॉजी में क्या होता था कि टेस्ट की हेल्प से हम क्या करते थे, किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करते थे। बट हमें क्या है, हमें जब तक नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं पता होगी इस पर्टिकुलर ऑर्गेन की या टिश्यू की, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें भी क्या है, सेम चीजें हैं। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर या फिर एक ऐसी डिजीज होती है जो मेनली तब होती है जब ब्लड सेल्स में कोई फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, या तो आरबीसी बढ़ जाएंगी, आरबीसी कम हो जाएंगी, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल बात करने वाले हैं ब्लड की, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, तो सबसे पहले हम ब्लड की नॉर्मल फिजियोलॉजी देखेंगे। तो जैसे आप सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि ब्लड जो होता है फ्लूइड रूप में होता है। ठीक है, फ्लूइड होता है जो इसमें हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये सबको पता होगा। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये भी सबको पता होगा, जो मेनली क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को कैरी करती है। ऑक्सीजन यानी कि जो हमारे लंग्स से किस में लेके जाते हैं ऑक्सीजन, टिश्यू से। और मेनली होता क्या है, जो टिश्यू में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहाँ पे पहुंचा देती है, लंग्स में फॉरवर्ड कर देती है। तो ये जो काम होता है ये आरबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करूं तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन प्ले करती है हमारी बॉडी में, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या करती है, इम्यूनिटी को हमारा बढ़ाने में हेल्प करती है, जिससे कि हम किसी भी इंफेक्शन या किसी भी पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन से बच जाएं। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, कोगुलेशन का काम करते हैं। मेनली इनमें क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर पार्टिसिपेट एलिमेंट्स होते हैं जो कोगुलेशन का काम करते हैं, ब्लड को कोगुलेट करने के लिए। अगर कहीं पे ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहां पे एक टाइम के बाद वो ब्लड रुक जाए, उसके लिए ये क्या करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो प्लाज्मा होता है मेनली वाटरली होता है। ठीक है, फ्लूइड टाइप में होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको पता होगा। प्लाज्मा प्रोटीन से मिलके बना होता है, ये भी पता होगा। और ये जो मेनली फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है या फिर कोगुलेशन फैक्टर का रोल प्ले करता है, ये आपको पता होगा। इसमें हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एनी डिस्टर्बेंस इन द फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन द ब्लड सेल्स। यानी कि जब कोई या तो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है ब्लड सेल्स में,
उसको हम हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे क्लिनिकल की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो होता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिजीज हमें कोज होती है एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया आपने सुना भी होगा नाम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, बट उससे पहले हम देखेंगे कि एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया एक टाइप का डिसऑर्डर है, एक टाइप की कंडीशन है जिसमें आरबीसी का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमें प्रॉपर टिश्यू को ऑक्सीजन लेवल पास हो रहा था विद द हेल्प ऑफ लंग्स से टिश्यू, वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी लो हो जाते हैं। तो इसको आप लो हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हो। और मेनली इसमें होता क्या है कि जो पर्सन होता है उसको बहुत वीकनेस फील होना स्टार्ट हो जाएगा, टायर्ड फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, जैसा कि फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको फर्दर 4 टाइप से डिवाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट इसमें आता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो ये अपने नेम से ही अपना डेफिनेशन शो करता है। जो हमारा नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, नॉर्मोसाइटिक का मतलब होता है सेम साइज और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब होता है रेड कलर का, यानी कि नॉर्मल रेड कलर इसमें होगा। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें हमारा जो पर्टिकुलर आरबीसी का साइज होगा वो सेम होगा। ठीक है, और रेड कलर का होगा, नॉर्मल रेड कलर इसमें होगा। सेकंड इसमें आता है हमारा मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक का मतलब सेम होता है, रेड कलर होगा। मैक्रोसाइटिक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी आपको पता होगा कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा बोन मैरो से होता है। तो यहाँ पे जो हमारी बोन मैरो है वो क्या करेगा, एबनॉर्मल लार्ज आरबीसी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, इसीलिए इसको बोला गया है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, मेनली इसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड सेल्स में वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शन रेगुलेट नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड हमारा आता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो मैक्रोसाइटिक का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारा बोन मैरो का पर्टिकुलर कंडीशन है, बोन मैरो यानी कि जो हमारा बोन मैरो आरबीसी प्रोड्यूस करती है वो लार्ज अमाउंट में करेगी, एबनॉर्मल में करेगी। और हाइपोक्रोमिक का यहाँ पे मतलब हो गया जो हमारा रेड कलर था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट इसमें आता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें मेनली क्या हो जाएगा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, आरबीसी के जो सेल्स का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा एज यूजुअल, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन से क्या हो जाएगा, जो साइज है वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या रहेगा, जो रेड कलर है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया। तो इस टाइप को डिवाइड किया गया है, 4 टाइप से डिवाइड किया गया है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको आप ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पे अभी पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है। नेक्स्ट सेकंड इसमें आता है एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा आता है हेमरेजिक एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू अदर डिजीज, यानी कि जब अगर कोई डिजीज हो जाता है और उसमें हमारा आरबीसी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, खून की कमी से भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे एनीमिया ड्यू टू अदर डिजीज। तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इनकी भी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि न्यूट्रिशन की प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से जब एनीमिया कॉज हो जाता है, उसमें हमारा आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये हमारे सिलेबस में है तो डेफिनेटली हम इसकी बात करेंगे। प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें प्रोटीन की कमी की वजह से जो एनीमिया कॉज होता है। विटामिन B12 एनीमिया एंड फॉलिक एसिड एनीमिया, तो डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये क्या है, एक टाइप का डिसऑर्डर है, नेम से डिफाइन हो रहा है कि ये कब होगा, जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी। और एनीमिया का मतलब आपको पता होगा, एनीमिया का मतलब होता है लो लेवल ऑफ आरबीसी, यानी कि ये क्या है, एक टाइप का एनीमिया है जिसमें आयरन
प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता। तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ये मेनली हमारा न्यूट्रिशन डिसऑर्डर की वजह से होता है, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता, प्रॉपर डाइट अगर आप नहीं लेते हो तो ये मेनली हमारा हो जाता है। ठीक है, इसमें मेनली होता है कि अब मैंने आपको बताया कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ये मेनली एनीमिया कैसे हो रहा है। अब जो हमारी पर्टिकुलर बोन मैरो होती है, ठीक है, तो बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो को हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कराने के लिए आयरन की जरूरत होती है। ये बात आपको याद रखनी है। उन बच्चों को पता भी होगा जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एचएपी में ब्लड फॉर्मेशन पढ़ा होगा कि जो बोन मैरो होते हैं वो कैसे हमारा ब्लड का फॉर्मेशन करती है और किस स्टेज पे वो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारी बोन मैरो होती है उसको आयरन चाहिए होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, बट अगर उस पे के पास पर्याप्त आयरन नहीं है, ठीक है, तो वो प्रॉपर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अगर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली सी बात है आपका आरबीसी का लेवल डाउन होता जाएगा और एनीमिया कोज होता जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि ये आयरन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो हमारा आरबीसी का साइज होता है वो स्मॉल होना स्टार्ट हो जाता है और जो कलर होता है वो कम होना, जैसे कि कलर क्या होता है, रेड होता है, तो रेड से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेनली ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है डेवलपिंग कंट्री में ये डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, यानी कि प्रॉपर डाइट ना मिल पाना या टाइम पे खाना ना मिल पाना, प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट ना मिल पाना, उसकी वजह से ये होता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें है कि ये पर्टिकुलर क्या है, जब हम किसी पेशेंट का ब्लड लॉस होता है तो उस कंडीशन में भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो गया या फिर आर्टियोवेनस मैलफॉर्मेशन हो गया। आर्टियोवेनस मैलफॉर्मेशन क्या है, एक टाइप का डिसऑर्डर है जो हमारा आर्टरीज और वेन के बीच में होता है। और कहाँ पे, कौन से पार्ट्स में होता है ऑर्गन में, ब्रेन और स्पाइनल में होता है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, आर्टियोवेनस मैलफॉर्मेशन कौन से ऑर्गन्स में होते हैं, तो मेनली हमारा ब्रेन और स्पाइन में होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। मेनली होता क्या है इसमें कि जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं रैप्चर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सेकंड हमारा है एंजियोडायस्प्लाजिया, नेम से डिफाइन हो रहा है स्मॉल वस्कुलर एबनॉर्मलिटीज अलोंग द इंटेस्टाइनल वॉल। तो ये क्या है, एक टाइप की एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है, मेनली हमारा जीआईटी ट्रैक में। तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, मोर सीरियस कॉज आर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, डेफिनेटली सी बात है कि अगर हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो हमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, ये सबसे सीरियस कंडीशंस होती है। ठीक है, अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात की जाए, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है हम ये बात तो कर रहे हैं कि हमें आयरन चाहिए, हमें आयरन, बट कितना चाहिए, तो 10 to 20 mg पर डे हमें इसमें डेली रिक्वायरमेंट होता है और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, यानी कि आप कह सकते हो कि इतना से इतना तक होना चाहिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि जो 80% हमारा जो बॉडी फंक्शंस होते हैं वो आयरन की वजह से ही होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होना, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए आयरन जरूरी होता है। तो 80% फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आयरन की ही वजह से होते हैं, आयरन उसमें चाहिए ही चाहिए। मायोग्लोबिन हो सकता है, आयरन कंटेनिंग एंजाइम्स, वो तभी काम करेंगे जब उनके पास आयरन होगा। तो ये हमारा आयरन से रिलेटेड कॉमन इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इडियोपैथोजेनेसिस। इडियोपैथोजेनेसिस का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है ये किस कॉज की वजह से होता है और किस तरह इसका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे कॉमन जो कॉज होगा वो होगा डाइटरी डेफिशिएंसी, प्रॉपर डाइट ना ले पाना या प्रॉपर आयरन का सप्लीमेंट ना ले पाना, इसका मेन कारण है। ठीक है, किसका, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। या फिर फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है जो हमारा ब्लड है वो लॉस होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। सेकेंड जो इसमें है हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पायरोली एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम शॉर्ट में एच पायरोली भी लिखते हैं, स्टमक में होता है, नोट डाउन कर सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन स्टमक में होता है, एच पायरोली बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी
ये क्या है, एक टाइप का पर्टिकुलर सर्जरी है जिसके दौरान हम अपने स्टमक का जो पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डेफिनेटली सी बात है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में तो क्या होगा, अगर ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड का लॉस हो रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है हेप्सिडीन, जो हमारा क्या है 25 एमिनो एसिड पेप्टाइड है, जो हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है। ये भी क्या है, एनीमिया का कारण है, कॉज है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आयरन को एक्सपोर्ट करता है प्लाज्मा से। जब हमारा इरेथ्रोसाइकल का मैक्रोफेजिस, फेगोसाइटोसिस और लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन होता रहता है सेल का, और ये साइकिल चलता रहता है, तो उसमें ये प्लाज्मा से आयरन को एक्सपोर्ट करता है। तो ये भी मेन रीजन हो सकता है। हेप्सिडीन क्या करता है, फेरोपोर्टीन के साथ बाइंड करता है। अब फेरोपोर्टीन क्या है, एक टाइप का एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्टर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, आयरन को एक्सपोर्ट करता है सेल से ब्लड में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि फेरोपोर्टीन क्या होता है। इसमें मेनली क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो हमारा लाइसोसोमल डिग्रेडेशन कराने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें हमारा बीएमआर इंक्रीज हो सकता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हार्ट डिजीज अकर हो सकती है जैसे कि ट्रेकिकार्डिया, एंजाइना, हार्ट अटैक हो सकता है, स्प्लीन इनलार्ज हो सकता है, लीवर इनलार्ज हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन यानी कि जिसमें हमारा ब्रीदिंग बढ़ सकता है, मेनोरेजिया, मेनोरेजिया एक टाइप की कंडीशन होती है जिसमें जो हार्मोन्स की वजह से होती है यूथरस में, ठीक है। मेनली अगर इसको आपको डायग्नोज करना है तो आपको पेल्विक एग्जाम के थ्रू कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड के थ्रू कर सकते हो, पैप टेस्ट के थ्रू कर सकते हो। ओलिगोमेनोरिया भी क्या है, एक टाइप की कंडीशन है। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, पर्टिकुलर जो पीरियड्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं वो 35 डेज तक नहीं होते या फिर 35 डेज से भी ज्यादा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है ओलिगोमेनोरिया। ये मेनली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकते हैं या फिर आपने कोई बर्थ कंट्रोल की कोई अगर मेडिसिन खाई है तो तब भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है डायस्फेजिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक, डिजीनेस हो सकते हैं, फैटिग्यू, वीकनेस हो सकते हैं, या फिर स्किन और जो म्यूकोसा है वो उसका जो कलर है वो येलो हो सकता है, ब्रिटल हेयर्स हो सकते हैं, नेल्स यानी कि ब्रिटल का मतलब होता है पतले, हेयर्स हो सकते हैं या फिर नेल्स भी पतले हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कैसे मैनेज करें। तो दो टाइप से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, या तो फार्माकोलॉजिकली यानी कि या तो आप टैबलेट या पेरेंट्रल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में यानी कि आप डाइट लेते हो, प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट लेते हो, या फिर डाइट में रिचेस्ट सोर्स जो होते हैं आयरन के उनको आप खा रहे हो, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में आएगा। या फिर आप एक्सरसाइज करते हो, डाइट करते हो, योगा करते हो, तो वो हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ऑरल आयरन की, जिसमें हम आयरन की बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस एमिनोएट, फेरस ग्लूकोनेट। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर वो कंपाउंड है जिनसे आयरन की टैबलेट बनी होती है। फेरस सक्सीनेट हो गया, कार्बोनियल आयरन हो गया, आयरन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हो गया। या फिर अगर आपको ज्यादा जल्दी आपको क्या है असर करना है, आयरन की डेफिशिएंसी को कम करना है, तो आप पेरेंट्रल यूज कर सकते हो, आयरन सुक्रोज, आयरन डेक्सट्रेन, आयरन आइसो मेल्टोसाइड्स, फेरिक कार्बोक्सी मेल्टोस, फेरिक पायरोफोस्फेट सीजे। नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो आप अगर अपनी डेली इनटेक में आयरन रिचेस्ट सोर्स लेते हैं तो आयरन की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स में आप ल्यूटिसी, स्पिनेच या फिर ब्रोकली ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेमन, बनाना, मेलोन्स। एनिमल्स में आप लीवर मीट, स्पेशली डार्क मीट आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी आयरन होता है। फिर ठीक है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक्टिविटी है उसको भी हमें अपना ठीक रखना है, क्योंकि जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो प्रॉपर आयरन की सप्लाई नहीं होगी। तो इसीलिए आपको योगा, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट करके रखनी है, ठीक है। प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर योगा करना है। नेक्स्ट इसमें आता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर मेंस्ट्रुएशन फ्लो। तो जो लेडीज में प्रेग्नेंट होती है या फिर वो फीमेल्स जिनका मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो रहा है, तो उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होना कॉमन सी बात है। तो इसीलिए उनको पहले से क्या है आयरन रिच सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो आयरन की कमी को पूरा करते रहे।
नेक्स्ट डिजीज हमारी आती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, हिमेटो यानी कि ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, बट हमें इसमें देखना है कि ये किसकी कमी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये किसकी कमी की वजह से होती है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है हमारा विटामिन B12 और विटामिन B9 यानी कि फोलेट की कमी की वजह से होती है। तो आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ये एक फॉर्म होती है मैक्रोसाइटिक एनीमिया की, कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा, ठीक है, साइटिक का मतलब सेल, जिसमें हमारा जो आरबीसी का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट इसमें बनता है। ठीक है, इसमें कोई रट्टाफिकेशन करने वाली बात नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मेनली इसमें होता क्या है कि जो हमारा जो बोन मैरो स्टीम सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, स्टीम सेल्स क्या करती है, जो स्टीम सेल्स कौन सी होती थी, जो ब्लड का फॉर्मेशन करती थी, ब्लड को बनाने में हेल्प करती थी। तो वो क्या करती है, मेनली जो ब्लड सेल्स है उनको प्रॉपर साइज में ना बना के लार्ज यानी कि बड़ा बनाना शुरू कर देती है, जिसको हमने क्या बोला है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोला है। ये मेनली जैसे कि अभी बताया विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, तो इसको विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया भी बोला जाता है। ठीक है, विटामिन B12 और विटामिन B9 यानी कि फोलेट की वजह से होता है। स्टार्ट कर लेते हैं डेफिनेशंस को। तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेनली मैचुरेशन फैक्टर्स फॉलिक एसिड की वजह से होते हैं, जब इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, और इस कंडीशन में जो आरबीसी है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है। साइज जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बट मेच्योर नहीं होंगे। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस भी इसमें क्या हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी, इम्पेयरमेंट होगा। ठीक है, हिमेटोपोइसिस प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगी, जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि आरबीसी का साइज एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी हमारे इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स होते हैं वो भी एबनॉर्मली लार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। रेड सेल्स हमारी एबनॉर्मल तरीके से लार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जो हमारा आरबीसीज है, मेगालोब्लास्टिक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसीज का जो साइज है वो बड़ा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हाइपोक्रोमिक भी बोला जाता है, हाइपो का मतलब कम और क्रोमिक का मतलब रेड। ठीक है, तो रेड हमारा जो रेड है वो क्या है, हाइपो यानी कि कम रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है मेनली ये किसकी वजह से होता है, तो डेफिनेटली सी बात है, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हो तब भी आपको ये हो सकता है। न्यूट्रिशन की वजह से, या प्रॉपर इनटेक आप नहीं ले रहे हो, या प्रॉपर सप्लीमेंट आप नहीं ले रहे हो जिसमें हमारा विटामिन B12 विटामिन B9 हो, वो अगर आप नहीं लेते हो तब भी आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो सकता है, क्योंकि ये डेफिशिएंसी किसकी वजह से होता है, मेनली विटामिन B12 और विटामिन B9 की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कैसे कॉज होते हैं, डेवलपमेंट कैसे होते हैं। तो मेनली 3 मेजर कॉजेज होते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के। या फर्स्ट क्या है, या तो जो हमारा आयरन है इनटेक वो कम हो जाएगा। जब आयरन का इनटेक कम हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो डेफिनेटली सी बात है आयरन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाएगी, या फिर प्रॉपर तरीके से आयरन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। सेकंड इसमें है जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है वो मेनली हमारा डाइटरी के सोर्स के ऊपर डिपेंडेबल रहता ही रहता है। आप क्या प्रॉपर खाना खाते हो, आप क्या सप्लीमेंट्स यूज करते हो, उन सप्लीमेंट से आपकी बॉडी को प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको फॉलिक एसिड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड करती है। नॉर्मल अगर फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 50 to 200 मिलीग्राम डेली इसका रिक्वायरमेंट्स होता है, जो हम अपने डाइटरी सोर्स से भी फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि रिच सोर्स की बात की जाए तो ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि लोटस, स्पिनच, ब्रोकली, या फिर कुछ फ्रूट्स जैसे कि लेमन, बनाना, वाटरमेलोन्स, या फिर एनिमल्स जैसे कि लीवर, मीट, इनके थ्रू हम अपनी डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। यानी कि ये प्रॉपर सोर्स है किसके, फॉलिक एसिड के। ठीक है, फॉलिक एसिड जो होता है वो हमारे फूड्स में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीग्लूटामेज, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा इंटेस्टाइनल्स होता है वो हमारा पॉलीग्लूटामेटेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, मोनोग्लूटामेटेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर देता है, कौन से वाले पार्ट में करता है, प्रॉक्सिमल रेजिनियम में ये हमारा एब्जॉर्ब कर देता है। प्रॉपर एब्जॉर्ब होने के बाद यानी कि ड्यूरिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन, क्योंकि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हमारा वहीं पे ही होता है। तो ड्यूरिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ये क्या करता है, 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को मॉडिफाई कर देता है, यानी कि मोनो को किस में मॉडिफाई कर दिया, 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, और ये क्या करता है, प्रॉपर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फोलेट। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं सेम रहेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से, क्योंकि इसमें जो पर्टिकुलर रोल रहता है वो कहीं ना कहीं आयरन की डेफिशिएंसी के बाद जब विटामिन की कमी आती है उनसे रहता है। अगर आयरन प्रॉपर मात्रा में होगा तो विटामिन भी प्रॉपर अमाउंट में लेवल में होंगे। तो जो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कहीं ना कहीं सेम है, जैसे कि इंक्रीज इन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, स्प्लीन इनलार्ज हो सकता है, लीवर इनलार्ज हो सकता है, हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है, ठीक है, मेनोरेजिया हो सकता है, ओलिगोमेनोरेजिया हो सकता है, या फिर डायस्फेजिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडिक, डिजीनेस, फैटिग्यू, वीकनेस, स्किन एंड म्यूकोसा का जो कलर है वो येलो में टर्न हो सकता है, ठीक है, ब्रिटल हेयर यानी कि पतले हेयर हो जाएंगे, नेल्स पतले हो जाएंगे, एकदम से टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मैनेजमेंट। किस टाइप से हम मैनेज कर सकते हैं, तो हम दो टाइप से मैनेज कर सकते हैं, एक हमारा है फार्माकोलॉजिकल, एक हमारा है नॉन फार्माकोलॉजिकल। क्योंकि जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ही कहीं ना कहीं होता है, तो हम इसमें आयरन को भी यूज कर सकते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑरल आयरन आता है जो अभी आपने रीड किया, लाइक फेरस सल्फेट है, फेरस एमिनोएट है, फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस सक्सिनेट है, कार्बोनियल आयरन है, आयरन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, पैरेंट्रल आप इसको यूज कर सकते हैं आयरन के सोर्स से। और उसके बाद मैचुरेशन फैक्टर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सो कोबालमिन आप यूज कर सकते हैं, मिथाइल कोबालमिन यूज कर सकते हैं, साइनोकोबालमिन यूज कर सकते हैं, फॉलिनिक एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मैचुरेशन फैक्टर है, क्योंकि इसमें जो आरबीसी है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाती है, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है, आप अपने इंटेक का ध्यान रखेंगे, डेली डाइट का आप ध्यान रखेंगे, सोर्स जो होते हैं रिचेस्ट सोर्स होते हैं आयरन के उनको आप यूज करेंगे खाने में, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं, एनिमल सोर्स आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आयरन का अगर एब्जॉर्प्शन सही से होगा तो विटामिन भी आपके प्रॉपर सही से यूटिलाइज्ड होंगे, तो इसमें इसीलिए डाइजेस्टिव एक्टिविटी भी हेल्प करती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर प्रॉपर डाइजेशन होगा तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर तरीके से होगा। और प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन फ्लो में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मेनली कहीं ना कहीं हमारा जो आयरन है हमें प्रॉपर आयरन रिच सप्लीमेंट का यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ना हो और उसके बाद हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी ना हो, यानी कि विटामिन की कमी भी ना हो। लास्ट में हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप से होने वाले हैं, व्हाट इज हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड क्लासिफाई देम। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एनीमिया एंड क्लासिफाई देम। व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस हाउ टू मैनेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिजीज। लास्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूनिट नंबर जी की, जिसमें हमें बात करनी है इन्फेक्शियस डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, गोनोरिया एंड सिफिलिस, मलेरिया, HIV, वायरल इन्फेक्शंस की। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.